guys. Let's start करते हैं जावा का सेशन. First of all, person who are attending online, let me know. Am I audible? Screen is properly visible. Am I audible, guys? Yeah. Okay. Cool. Let's start then. क्या डिस्कस कर रहे थे अपन जावा में कल? So I think अपन ने कल मेन मेथड के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था और लगभग सब चीजों के आंसर आपके पास थे मेन मेथड के रिगार्डिंग. एट लास्ट जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो जनरली ये लगभग पूरा खत्म हो चुका था कमांड लाइन आर्गुमेंट. जैसे एक चीज और मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है वो मैं मेंशन करता हूँ, जो आई थिंक कल अपने पास टाइम था नहीं, अपन ने कवर किया नहीं था. राइट, कल अपन इसकी बात कर रहे थे कमांड लाइन आर्गुमेंट की, राइट? कमांड लाइन आर्गुमेंट की अपन बात कर रहे थे. नाउ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. लेट्स सपोज what I'm printing args of 0, and you know think just suppose करो ये प्रोग्राम है, इसको अपन चलाएंगे और कमांड एंड आर्गुमेंट का क्या रोल होता है आपको पता है. लेट्स सपोज अगर मैंने इस प्रोग्राम को इस तरीके से चलाया, राइट? इवन जावा कंपाइल करने के बाद क्लास का नाम क्या? स्टूडेंट, राइट? और सपोज मान लो मैंने यहाँ से पास करवाया कुछ भी, लेट्स से 10 20, तो आपको पता है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा. मैं क्विकली रिकॉल करवा रहा हूँ, ये चीजें अपन कल डिस्कस कर चुके हैं. कुछ नहीं करेगा. व्हाट इज द रोल ऑफ जेवीएम? प्रोग्राम चलाने से पहले जितने भी आर्गुमेंट आपने पास करवाए, राइट, इन आर्गुमेंट को लेके क्या बनाएगा? एक एरे बनाएगा. कौन सा एरे? स्ट्रिंग एरे. तो इन दोनों आर्गुमेंट को लेके एक स्ट्रिंग एरे बनाएगा. तो लेट्स से यहाँ पे स्ट्रिंग का 10 और स्ट्रिंग का 20, एंड देन इस एरे को पास करके किसको कॉल करता है? मेन मेथड को. तो इस एरे को पास करवाएगा तो एरे का नाम क्या हो जाएगा? args, राइट? नाउ इंडेक्स इज व्हाट? 0 and 1. ओके, देन इसके अंदर आओ, अब इसको चलाएगा तो args of 0. तो इस एरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 10. तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 10. चलो कोई डाउट नहीं, इस तरीके से चल रहा था. ये जस्ट मैंने एक क्विकली रिकॉल करवाया आपको, बाकी कल अपन सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. तो क्वेश्चन इज, आराम से देखना, यहाँ पे कितने कमांड एंड आर्गुमेंट है? 2. एक कौन सा? 10 और दूसरा कौन सा? 20, राइट? तो कैसे पता चला जावा को कि 2 कमांड एंड आर्गुमेंट बनाने मेरे को? क्योंकि आपने 2 वैल्यू पास करवाई और दोनों को आपने सेपरेट कैसे किया? स्पेस से, राइट? तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली में जेवीएम क्या करता है? स्पेस देख के पता करता है कि कितने आर्गुमेंट है. तो जैसे ये एक आर्गुमेंट है, स्पेस के बाद ये दूसरा आर्गुमेंट, राइट? कितने आर्गुमेंट है? 2 आर्गुमेंट. तो कितनी साइज का एरे बनेगा? 2 साइज का, राइट? जितने कमांड एंड आर्गुमेंट होंगे सबको लेके क्या बनाएगा? एरे. अब कभी कभार ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, इवन जो मैंने एग्जांपल, आपने अगर पाइथन का सेशन अटेंड किया वहां पे भी मैंने कमांड एंड आर्गुमेंट पढ़ा है. जो एग्जांपल मैंने वहां पे दिया था मैं सेम एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ. ऑब्जेक्ट सीन, सपोज आई एम पासिंग दिस थिंग, राइट? लेट्स से आई एम पासिंग दिस, फाइन. जैसे मैं इस तरीके से पास करवा रहा हूँ नोटबुक, राइट? जस्ट आराम से देखना. तो एक्चुअल में अभी आपका जावा क्या मानेगा? कितने आर्गुमेंट है टोटल यहाँ पे? कितने आर्गुमेंट आ रहे? 2. एक कौन सा? नोट और दूसरा कौन सा? बुक, राइट? तो ऑब्वियसली 2 साइज का एरे बनेगा, पहले में नोट और दूसरे में क्या? बुक. क्योंकि ये स्पेस से पता करता है कि कितने आर्गुमेंट, राइट? तो अब यहाँ पे अगर आप args of 0 प्रिंट करवाओगे तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? नोट. तो क्या प्रिंट होने वाला है? नोट. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में ये नोटबुक मेरे लिए एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है. लेकिन आपकी जावा ने इसको कैसा ट्रीट किया है? अलग अलग. क्योंकि जावा के अकॉर्डिंग अगर जहां भी स्पेस आएगा वो उसको अलग आर्गुमेंट ट्रीट करने लगेगा, राइट? तो अगर स्पेस के आगे वाले को अलग आर्गुमेंट ट्रीट करेगा उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो इस नोटबुक को पूरा एक ही ट्रीट करे, अलग अलग ट्रीट नहीं करे, तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे अभी मैं आपको चला के बताता हूँ. इसके आउटपुट क्या आएगा? नोट आएगा, राइट? चला के देखते हैं अपन एक बार. जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स सेव दिस थिंग. नाउ कंपाइल करते हैं. जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है? test.java. दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत है नहीं. नाउ चलाओ जावा, क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट, एंड देन व्हाट आई एम पासिंग नोट एंड देन गो. दैट यू कैन सी व्हाट इज द आउटपुट? नोट इज द आउटपुट. क्योंकि एक्चुअल में अपन यहाँ पे प्रिंट क्या करवा रहे हैं? अपन 0 इंडेक्स वाला प्रिंट करवा रहे हैं. और आपने जब नोटबुक दिया तो नोट अलग बनेगा, बुक अलग बनेगा. लेकिन आप चाहते हो एक ही बने, तो आप एक्चुअल में क्या कर सकते हो? वही जो आपने अगर पाइथन का सेशन लिया, जो वहां पे कर रहे थे, सेम यहाँ पे करना है. तो देखो, इवन मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि क्या हुआ होगा. यहाँ पे एक्चुअल में 2 आर्गुमेंट है ये, राइट? और 2 आर्गुमेंट है तो किस तरीके से पहले जावा एरे बनाएगा? पहला आर्गुमेंट कौन सा है? नोट. अगला आर्गुमेंट कौन सा? बुक.
नाम क्या है 0 1 और इस एरे का नाम क्या है ARGS। और अगर आप इसको ऐसे करते हो, अगर आपको नोटबुक को एक ही आर्ग्यूमेंट की तरह ट्रीट करना तो आप ऐसे कर सकते हो, नोटबुक जो है उसको आप डबल कोट पे लिख सकते हो, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, अब मान लो यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो एक एरे बनाएगा, लेकिन अब एरे कितनी साइज का, एक ही आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि पूरे डबल कोट में जितना लिखा वो एक ही आर्ग्यूमेंट माना जाएगा। तो नाउ नोटबुक कीजिए सिंगल आर्ग्यूमेंट, इसकी इंडेक्स कितनी हो गई 0, नाम क्या एरे का ARGS। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हो आप ARGS ऑफ 0। तो अगर ARGS ऑफ 0 प्रिंट करवा रहे हो तो इस केस में ARGS ऑफ 0 कौन सा है नोटबुक। तो क्या प्रिंट होने वाला है एक्चुअल में नोटबुक प्रिंट होने वाला, राइट। तो अगर इसको चला के देखोगे आप एंटर, तो व्हाट इज आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट नोटबुक। तो इस बार पूरे नोटबुक को इसने एक ही आर्गुमेंट माना है, राइट, क्योंकि अपन इसको किसमें बंद कर रहे हैं डबल कोट में। अदरवाइज जैसे स्पेस आएगा आगे वाले को अलग मानने लग जाएगा। तो सपोज एक जस्ट मैं आपको एक और बता देता हूँ, नोटबुक के अंदर मान लो आपने 20 किया, इस बार कितना आर्गुमेंट है 2 आर्गुमेंट है, नोटबुक एक सिंगल आर्गुमेंट है, 20 एक अलग आर्गुमेंट है, राइट। सो दैट्स अ सीन। तो अगेन आप ARGS ऑफ 0 प्रिंट करवा रहे हो तो क्या प्रिंट होगा नोटबुक, राइट। सो नोटबुक, राइट। सो दैट्स अ सीन, जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो। एक और पॉइंट लिख लो जो अपन ने कल डिस्कस किया था उससे आगे, कमांड एंड आर्गुमेंट चल रहा था उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो आप। बाय डिफॉल्ट JVM will treat by default JVM will treat space as a separator. By default JVM will treat space as a separator between command line arguments. By default JVM will treat space as a separator between command line arguments. So if you don't want to treat space as a separator, then you can use double quote. So by default JVM will treat space as a separator between command line arguments. So if you don't want to treat space as a separator, then you can use double quote. Right? Okay. Now, चलते बना के, you can write down this example. just इतना सा लिख लो, उसके बाद आप ऐसा लिख लो कि अगर मैंने इस तरीके से कॉल करवाया इसको जावा स्टूडेंट नोटबुक, राइट, तो अपना आंसर इस केस में क्या आएगा, इस केस में अपना आंसर आएगा नोट, राइट। और अगर मैंने इसको ऐसे कॉल करवाया जावा स्टूडेंट डबल कोट में नोटबुक, राइट, तो उसका आंसर क्या आएगा एक्चुअल में नोटबुक, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट होगा। तो ये इस पहले वाले का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द फर्स्ट वन, और ये सेकंड वाले का डायग्राम है, राइट। सर आपको डिडक्ट या फिर कैसा कुछ वर्ड टाइप करें तो कॉमा लगा करते हैं, कॉमा लगाना मतलब डिडक्ट लिख देना सर। हां, तो उस तरीके से हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही माना जाएगा, जब तक स्पेस नहीं दोगे तब तक एक ही माना जाएगा। आकाश का क्वेश्चन है, इसमें जावा में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का भी रोल रहता है, बिल्कुल रहता है। पहले दिन के सेशन में मैंने आपको बताया था जावा कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, राइट। सो डिपेंड करेगा कि आप स्मॉल लिख रहे हो या अपर केस लोअर केस मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा, दोनों में करता है। इवन आप पाइथन का सेशन ले रहे हो, पाइथन में भी करता है, पाइथन भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। ओके, so now that's the thing regarding command and arguments. एक चीज जो कल अपन ने कवर नहीं की थी वो मैंने आपको बताया, right? Now, so that's the thing. Now you can happily say that I know about main method. Now you literally know each and everything. अगर आपने सब फॉलो किया है, आपको सब पता मेन मेथड के रिगार्डिंग। नाउ ऐसा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता किसी लेवल पे जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, राइट। नाउ वी आर लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस मेन मेथड। ओके, नाउ
ऑलरेडी आपको पता है, वैसे मैं पाइथन सेशन में बोल भी चुका हूं, अगर आपने सेशन लिया है, यू नो कि ये लास्ट सेशन है आज अपना, राइट, ओपन सेशन का। फाइन, इसके बाद अगेन आगे अपन मिलेंगे अगर आप एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करते हो, अदरवाइज आपकी जर्नी यहीं तक रहेगी, यू नो द थिंग्स। एंड अगेन आपको मैं बता देता हूँ, अगर कोई किसी ने पाइथन का सेशन नहीं लिया, किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन कल आपके ग्रुप में आ जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, जो आपके ग्रुप में आई थिंक आ चुका होगा या आ जाएगा, एग्जाम का एक फॉर्म होगा, उसमें आपको रजिस्टर करना है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, राइट। सो दैट्स अ थिंग, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन। बट जस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक पूरा हो गया है और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये आज लास्ट इंटरेक्शन हो, क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो और वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो उस सिनेरियो में मैं अभी जितना भी टाइम है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं कवर करना चाहता हूँ, राइट, जिससे एक्चुअल में अगर कोई आगे पार्टिसिपेट नहीं भी करता है, उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तब भी उसको फायदा मिल सके अगर वो किसी इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जनरली बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किस तरीके से इसको याद रख सकते हो, किस तरीके से आप चीजों को रियलाइज कर सकते हो, तो अपन डिस्कस करते हैं। तो एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, राइट, एंड द टॉपिक इज व्हाट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है, राइट, पूरा जावा ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एक कंसेप्ट अपन कवर करते हैं, उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, और इवन आपको कुछ उसके रिगार्डिंग गलत इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। एंड द टॉपिक इज इनहेरिटेंस देखते हैं अपन, राइट, या जनरली मैं नाम इसको इस तरीके से लेना चाहूंगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड आपको इस तरीके से बहुत सारी जगह यूज होता हुआ दिखेगा। फर्स्ट थिंग, जस्ट ऑब्जर्व द सीन, दैट इज व्हाट, ईजी रिलेशनशिप। ये टॉपिक अपन कवर करेंगे ना। देखो, कि नाम सुन के बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये क्या है, राइट, अभी तक हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, राइट, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग, एक्चुअल आप जावा इंटरव्यू दोगे थोड़ा एक्सपीरियंस में, तो आपसे ऐसे ही पूछेंगे कि इजी रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, राइट। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। पहली चीज, इजी रिलेशनशिप आप क्या बोल सकते हो, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, राइट। इनहेरिटेंस आपने सुना होगा, लेकिन इजी रिलेशनशिप आपने नहीं सुना होगा। तो जहां तक जो अच्छा टेक्निकल इंटरव्यू होगा, आपसे इजी रिलेशनशिप पूछेगा, इनहेरिटेंस की बात नहीं करेगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इजी रिलेशनशिप क्यों बोलते हैं इसको, राइट, वी विल डिस्कस। मैं आपको बताऊंगा एक चीज, इसका नाम ऐसा देने के पीछे पर्सपेक्ट क्या है। दूसरी चीज, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अब देखो दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, पहले मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूं आपको, उसके बाद अपन सारे पॉइंट्स पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट की डिटेल क्या मैंने ऐसा क्यों बोल रहा है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए इजी रिलेशनशिप का मेन एडवांटेज क्या है, राइट, क्यों करते अपन इनहेरिटेंस, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो आपको एक चीज बोलना है, क्या सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या, रीयूजेबिलिटी, राइट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, रीयूजेबिलिटी। नाउ अगर तीसरी चीज, अब पहली चीज क्या है, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब दूसरी चीज हम हमेशा अपन देखेंगे, अगर अपने को ये पढ़ना है तो इससे अपने को क्या मिलने वाला है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, रीयूजेबिलिटी। क्या होता है रीयूजेबिलिटी, अभी के लिए दिमाग में लगा है, मैं एक एक चीज आपको प्रूव करके बताऊंगा, डोंट वरी। एंड तीसरी चीज, अब तीसरा दिमाग में ये आएगा कि चलो एडवांटेज मिल रहा है मेरे को रीयूजेबिलिटी, और मेरे को चाहिए रीयूजेबिलिटी, तो मेरे को क्या लगाना है, इनहेरिटेंस या इजी रिलेशनशिप लगाना है। तो कैसे लगा सकते हो जावा में, उसके लिए जावा ने एक कीवर्ड दे रखा अपने को, और वो कीवर्ड कौन सा है, एक्सटेंड्स। आप इसको यूज करके जावा में क्या लगा सकते हो, इनहेरिटेंस लगा सकते हो। तो ये पता आपको, पहले दिन के सेशन में मैंने आपको बोला था रिजर्व वर्ड, राइट, एक और नया रिजर्व वर्ड मिल गया आपको, कौन सा, एक्सटेंड्स, जो सीधा सीधा क्या इंडिकेशन देगा, इनहेरिटेंस करता हूं, राइट, इजी रिलेशनशिप लगा रहा हूं। तो नाउ धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिजर्व वर्ड आते जाएंगे। मैंने उस दिन आपको बोला था जैसे आगे चलेंगे, और आपको अभी के लिए याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, यू विल ऑटोमेटिकली गोइंग टू ग्रैब ऑल द थिंग्स, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सीन, यहाँ पे अब अपन तीनों को मैं स्पीड ऑफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो अभी मैं वापस देख रहा हूँ, इजी रिलेशनशिप क्या बोल सकते हो, इनहेरिटेंस, मेन एडवांटेज रीयूजेबिलिटी, कैसे जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हो इसको, एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू, राइट। नाउ अब मैं आपको एक सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर की तरफ ले जाता हूँ। देखो ऑब्जर्व द सीन, इनहेरिटेंस, अगर देखो मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर 2 क्वेश्चंस, राइट। एंड दूसरा मैं आपसे बोलूं what are the main advantage of inheritance, right? अब नाउ प्रॉब्लम ये है, और मैं इसी का आंसर आपको देना चाह रहा हूं। आप किसी से पूछो इस क्वेश्चन को, इवन जो अच्छे टाइम से काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उससे पूछो, इन दोनों का आंसर आपके पास एक ही निकल के आएगा, दैट इज व्हाट, रीयूजेबिलिटी। भले आप मेन पर्पज पूछो कि इनहेरिटेंस क्यों करते हैं, या आप मेन एडवांटेज पूछो कि इससे आपको मिलने क्या वाला है,
आंसर सेम होगा क्या, रीयूजेबिलिटी। बट मैं अगेन पहले दिन की सेशन में आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनहेरिटेंस चलने वाला 2-3 दिन एटलीस्ट, लेकिन मैं आपको इस सेशन में ये बता रहा हूँ पहले दिन के सेशन में इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग जो पहला सेशन है अपना, रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस का एडवांटेज होता है लेकिन पर्पज रीयूजेबिलिटी नहीं है। पर्पज कुछ और तरीके से सोचना, अगर आपको अच्छे तरीके से सोचना, मैं आपको पर्पज बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। आपको इतना पता ना, इनहेरिटेंस में 2 क्लास होती है, एक क्लास क्या होगी पेरेंट और दूसरी क्लास क्या होगी चाइल्ड। अब देखो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट द सेम, पहले थोड़ा सिंटेक्स देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ रीयूजेबिलिटी मीन आता है या नहीं, अपन देखते हैं। तो अभी के लिए मैं हटा दो इसको और मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, क्लास नाम कुछ भी दे सकते हो, आपको पता है, जस्ट आपको फॉलो करना है पहले दिन के सेशन जिसमें आइडेंटिफायर के रूल से, राइट। तो लेट्स से मैं नाम देता हूँ क्या, पेरेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट है तो पेरेंट ही देना है नाम, नाम कुछ भी दे सकते हो, जस्ट आपको फील है इसलिए मैं क्या दे रहा हूँ, पेरेंट दे रहा हूँ। एंड दूसरा नाम दे रहा हूँ मैं चाइल्ड। लेकिन खाली ये ऐसे नाम देने से पेरेंट चाइल्ड नहीं बन जाएगा। पेरेंट चाइल्ड बनाना है, अगर आपको इलेक्ट्रिस लगाना है तो कौन सा कीवर्ड, एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट, यू नो। तो कैसे लगाओगे बोलो, एक्सटेंड्स। हाँ, और इसका पेरेंट किसको बनाना है, इसका पेरेंट कौन सी क्लास को बनाना है, इस वाली क्लास को, राइट। तो एक्सटेंड्स के बाद क्या लिखोगे, पेरेंट। अब पहले तो ये समझना एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या इंडिकेशन देता है, जहां पर भी आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाया है, इससे जस्ट पहले लिखा वो क्या है, चाइल्ड क्लास, जो बाद में लिखा वो क्या है, पेरेंट क्लास। अभी मैंने नाम भी वैसा ही ले रखा है, लेकिन नाम तो दूसरा होगा तब भी बात वही है। एक्सटेंड के बाद में जो लिखा वो पेरेंट क्लास, एक्सटेंड के पहले जो लिखा वो चाइल्ड क्लास। तो एक्चुअल अब देखना, मैं आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेशन देना चाह रहा हूँ। तो मतलब क्या है, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है, राइट। ऑब्वियसली एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है और थोड़ी देर में अपन इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। पेरेंट चाइल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पेरेंट के पास जितनी भी चीज होगी ना वो ऑटोमेटिक किसके पास आ जाएगी, चाइल्ड के पास आ जाएगी, राइट। मतलब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अगर मान लो ये क्लास है पेरेंट क्लास, राइट, इसके पास कितनी मेथड है, सपोज करो इसने कितनी मेथड लिख रखी है, 5 मेथड्स। कितनी मेथड, इसके बाद 5 मेथड। और इसके पास मान लो चाइल्ड क्लास के पास कितनी मेथड है, 3 मेथड। सुनना बात आराम से, राइट। अभी अपन प्रैक्टिकल एक एक चीज देखेंगे, लेकिन पहले आप थ्योरेटिकली रियलाइज करो, उसके बाद अपन एक चीज का प्रैक्टिकल लेंगे। नाउ एक ऑब्जर्व करना, पेरेंट क्लास में कितनी मेथड है, 5, चाइल्ड क्लास कितनी है, 3। बट एक्चुअल में आपको दिख रहा है कि चाइल्ड के पास कितनी है, 3, लेकिन एक्चुअल में चाइल्ड के पास कितनी है, 3 तो इसके खुद की, राइट, और 5 जितनी पेरेंट में सारी चाइल्ड में आएगी, राइट। तो 5 इसकी और, तो टोटल कितनी मेथड हो गई, 8, राइट। और पेरेंट के पास कितनी है, 5। ओके, आपको पता है मेथड कब लिखते जाओ में, जब अपने को कोई काम करना पड़ता है, राइट। कुछ भी काम करना होता है तो अपन क्या लिखते हैं, मेथड। जैसे मान लो 2 नंबर को ऐड करवाना तो उसके एक मेथड लिखेंगे, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाना उसके एक मेथड लिखेंगे, राइट। तो हर एक मेथड कुछ ना कुछ काम करता है। मतलब मैं अगर थोड़ा इस तरीके से बोलूं तो ये मेथड कितने काम कर रहा है, ये क्लास कितने काम कर रही है, 5 काम, राइट। ये क्लास कितने काम कर रही है, चाइल्ड क्लास 8 काम। अब सुनना थोड़ा आराम से। तो एक्चुअल में चाइल्ड क्लास बनाने का पर्पस क्या है, चाइल्ड क्लास अपन क्यों बना रहे हैं, ताकि चाइल्ड क्लास क्या कर सके, पेरेंट के, इस बार देखो इसको थोड़ा समझना, इसने क्या किया है, पेरेंट के 5 काम को बढ़ा के कितना कर दिया, 8 काम कर दिया, राइट। पर पर्पस समझना, पेरेंट के 5 काम को बढ़ा के कितना कर दिया इसने, 8 काम। अभी मैं थोड़ा फील करवाता आपको। सपोज जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशनल करियर चल रहा है, राइट। और सपोज अब मान लो आपको कुछ थोड़े दिन के लिए लीव चाहिए, मान लो सपोज आपको कुछ काम आ गया अर्जेंट, 4-5 दिन की लीव चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मेल की फॉर्मेट में होता है, तो अगर आपको छुट्टी चाहिए आप अपने टीम लीडर को या मैनेजर को मेल डालोगे, राइट। तो सपोज आपने मेल डाला, आई वांट 5 डेज लीव, और सपोज वहां से अप्रूव हो गई कि चलो अप्रूव, राइट। आप सपोज अपने घर पे कुछ काम था तो आप अपने होम टाउन चले गए, तो आप मान लो काम कर रहे हो, अब 5 दिन आप अभी घर पे रहे, लेकिन जैसे 5वां दिन था आपको लगा कि जिस काम के लिए मैंने लीव ली है वो काम अभी हुआ नहीं है, राइट, और उसके लिए मेरे को 1-2 दिन और लगेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5वें दिन आप अपने मैनेजर को अगेन एक मेल डालोगे, राइट। क्या मेल डालोगे, कैन यू प्लीज एक्सटेंड माई लीव अप टू 2 मोर डेज, राइट। तो इसका मतलब क्या, जैसे इंग्लिश में जाओ, कैन यू प्लीज एक्सटेंड माई लीव अप टू 2 मोर डेज, मतलब क्या है, 5 दिन की लीव मेरे पास ऑलरेडी थी, उसमें 2 दिन और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा टोटल, 7, राइट। तो वर्ड यहाँ पे देखना, वर्ड कौन सा यूज किया अपन ने, एक्सटेंड, क्योंकि पुरानी चीज को बढ़ाना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, एक्सटेंड। एक्सटेंड का इंग्लिश में क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, राइट। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में पेरेंट क्लास की 5 चीजों को बढ़ा के चाइल्ड कितना कर रहा है, 8। तो एक्चुअल में इसने क्या किया, पेरेंट के काम को बढ़ा दिया, या पेरेंट के काम को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया उसमें। तो 5 जो पेरेंट के पास था वो तो इसके पास आ ही रहा है, और इसने 3 पर्सनल खुद की भी ऐड कर दी,
तो इसने पेरेंट के 5 काम को बढ़ा के कितना कर दिया 8, मतलब पेरेंट के काम को क्या कर दिया एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया, राइट। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास? टू एक्सटेंड फंक्शनलिटी ऑफ पेरेंट क्लास, रीयूजेबिलिटी, राइट। ध्यान रखना अगर मेन पर्पस बोला जाए, क्योंकि देखो मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूँ, अगर ऐसा सही होता ना कि मेन पर्पस क्या होता रीयूजेबिलिटी होता, तो अभी देखो इनहेरिटेंस करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज में आ रहा है? एक्सटेंड्स। और ये ऐसे मन से नहीं ले रखा है, इसका सेंस बन रहा है, क्योंकि चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है? पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई वर्ड भी इन्होंने कौन सा लिया है? एक्सटेंड। अगर मेन पर्पस रीयूजेबिलिटी होता ना तो ये कौन सा कीवर्ड यूज कर सकते थे? रीयूज, क्योंकि रीयूज का वैसे भी कोई काम नहीं, रीयूज जावा में पहले से रीजन वर्ड नहीं है, तो एक्सटेंड की जगह किसको रीजन बना सकते थे? रीयूज को, लेकिन उन्होंने बनाया इसको एक्सटेंड को, क्योंकि पर्पस रीयूज है ही नहीं, रीयूज तो एडवांटेज है, पर्पस एक्चुअल में क्या है? एक्सटेंड करना, राइट। सो मेक श्योर यहां से जिसमें इतना स्टोरी इसीलिए क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन टर्म होता है। अगर आप इस तरीके से आंसर दोगे छोटे लेवल पे हो सकता फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हो सकता जो आपका इंटरेस्ट ले रहा हो इसको इसी तरीके से रिलेट करता आया हो आज तक कि मेन पर्पस भी रीयूजेबिलिटी है, मेन एडवांटेज भी रीयूजेबिलिटी है, तो बड़े लेवल पे ये बहुत बड़ा इंडिकेशन दे सकते हो। अगर आपसे पर्पस पूछा जाए तो आप बोलोगे एक्सटेंड करना फंक्शनलिटी को, और अगर आपसे एडवांटेज पूछा जाएगा आप बोलोगे रीयूजेबिलिटी। अब दोनों में फर्क क्या है अभी थोड़ी देर में क्रिस्टल क्लियर होगा जब हम थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ से इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैं एक एक चीज का आपको प्रूफ देता हूँ, जितनी भी चीजें अपन ने थ्योरेटिकली डिस्कस किए, और फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका कितना हो सकते हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना बेस्ट लगेगा, राइट। नाउ जो अब क्लास पेरेंट है, अभी अपन ने क्या बोला? चाइल्ड क्या करता है? अभी पहले एक पॉइंट मैंने बोला था क्या? पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें अवेलेबल रहती है चाइल्ड में। इसका प्रूफ देखते हैं अपन कैसा होता है या नहीं, राइट। अपन चलाते इसको, ऑब्जर्व करना। देखो क्या करोगे यहाँ पे, एक काम करते एक मेथड लिखते हैं, कोई भी लिख रहा हूं मैं, वॉइड, मेथड का नाम क्या? m1, राइट। जो भी कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको पता है। और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ, सुनना बहुत आराम से। सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड देन व्हाट वी आर प्रिंटिंग, लेट्स से पेरेंट क्लास मेथड, ऐसे कुछ प्रिंट करवा देते हैं सो दैट अपने को पता चलेगी क्या है, राइट। ओके नाउ एक काम करते हैं, चाइल्ड में भी अपन एक मेथड बनाते हैं, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व द सीन हियर एंड अब बिल्कुल इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग आपको आज के सेशन के बाद कोई डाउट रहेगा नहीं, बहुत आराम से फॉलो करना है ना। आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, जस्ट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? चाइल्ड क्लास मेथड, राइट। ऐसे कुछ प्रिंट करवा रहा हूँ सो दैट अपन डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन किसकी मेथड है। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? चाइल्ड क्लास मेथड। ओके नाउ फाइन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब देखना बहुत आराम से, अगर अभी मैं पूछूं पेरेंट क्लास के अंदर कितनी मेथड है? एक, कौन सी? m1। अगर मैं आपसे पूछूं चाइल्ड क्लास के अंदर कितनी मेथड है? दो, राइट। क्योंकि एक तो कौन सी है? m2 जो इसने खुद से लिखी है, और दूसरी m1 भी किसमें प्रेजेंट होगी? चाइल्ड में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसमें होती है? चाइल्ड में। तो अभी के बाद आपसे अगर पूछा जाए चाइल्ड में कितनी है, तो जितना पेरेंट हो प्लस जितना चाइल्ड है, दोनों का मिला के बोलना आपको, राइट। लेकिन आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि एक ही है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी अवेलेबल होगी यहाँ पे। उसका प्रूफ मैं अभी देने जा रहा हूँ आपको। तो जस्ट एक काम करते हैं अपन प्रूफ देने के लिए, अपन जस्ट एक मेन मेथड लिखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम चलाते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा आपको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन व्हाट मेन किस तरीके से, अब आपको पता है राइट, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। इवन देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, कभी तो क्वेश्चन जनरेट करने के तरीके बताऊंगा आपको, जैसे आप एक्चुअली इंटरव्यू में प्ले कर सकते हो, आपको सामने वाले से नहीं चलना, आप खुद से कर सकते हो। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा, ये प्रोग्राम लिख के बताओ, राइट। अगर आपको पूछ रहा हो, आपको प्रोग्राम पूछ रहा तो आपको मेन तो लिखना पड़ेगा चलाने के लिए, राइट। एक तरीका तो क्या हो सकता है आपके पास, आप मेन को कैसे लिखो, जैसे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो इंटरव्यू रूम में और आप मेन को ऐसे लिखो, राइट। तो देखो मैं आप बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कैसे जनरेट कर सकते हो आप खुद से। आप मेन को ऐसे लिखो तो कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा मेन के लिए, क्यों? क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल लिख रहा है। लेकिन दूसरा काम आप ऐसे करो, आप थोड़ा ऐसे अलग से लिखो और यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, आप अपना नाम लिख लो या व्हाटएवर, तो आपका प्रोग्राम वाले सही हो। अगला क्वेश्चन में पूछेगा मेन ऐसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे तूने क्या किया है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या है वेर आर, एंड यू कैन एक्सप्लेन वेर आर। यहाँ पे क्या किया,
अपन बोल सकते हैं यार ये साथ में वेरिएबल का नाम है, तो मैं आइडेंटिफायर के साथ कुछ भी लिख सकता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, राइट? सो नाउ यू कैन प्ले विद द थिंग्स, ये पूरा फॉर्मेट आपको करना है इंटरव्यू, सामने वाला कभी इंटरव्यू लेता नहीं है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि अपन वही पैटर्न फॉलो करते जो बुक में लिखे हुए, हर जगह ये लिखा हुआ तो अपन ऐसा ही करेंगे। अब अगर ऐसा ही करोगे तो फिर क्वेश्चन बनने नहीं है, राइट? तो टोटली डिपेंड करता है अगर आप अपना तरीका चेंज करते हो, और मैं हर एक स्टेप पे आपको ये बता रहा हूँ, और पूरे एंटायर अगर आगे की जर्नी में भी आप रहते हो साथ में, हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊंगा कि आंसर करने का तरीका क्या होगा, जिससे वो 10 क्वेश्चन अगले लेके आए, राइट? चलो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी वो पूरा फ्लो बता रहा हूं मैं आपको जावा का आज इस सेशन से, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। कैसे करोगे? पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, न्यू क्लास का नाम पेरेंट, ओके, जस्ट आराम से सुनना। और मैं किसको कॉल कर रहा हूं? M1 मेथड को, और एक किसको कॉल कर रहा हूं? M2 मेथड को। एक बार आराम से यहाँ पे चलो पहले इतना चलेंगे। पहली बात तो ये, इतना बड़ा मैंने कोड लिखा है, कोई बड़ा कोड नहीं है, बहुत छोटा सा कोड लिखा अपन ने, कुछ भी नहीं है, खाली 2 क्लास बनाई है और एक मेन मेथड लिखी है और 2 मेथड लिखी जो नॉर्मल काम है, राइट? लेकिन अब एक बात सुनना आराम से, इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊं, आउटपुट क्या आएगा, राइट? कैसे ट्रेस करोगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनरली अगर इसको चलाओगे तो प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? अभी के लिए मेन मेथड से। तो मेन मेथड में पहली चीज आप क्या कर रहे हो? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ओके? तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो चलो ऑब्जेक्ट बन गया। कौन पॉइंट कर रहा है? P। ऑब्जेक्ट बनते आपको क्या देखना है? पेरेंट क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल है, तो पेरेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं, छोड़ो। उसके बाद क्या कर रहे हो? M1। अब देखो जावा में जब प्रोग्राम चलाते 2 चीजें होती है, वन पहला होगा कंपाइलर और दूसरा वन JVM। तो पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, कुछ गलती है तो कंपाइलर क्या देगा? एरर। और अगर कोई गलती नहीं है तो फिर आप अपने प्रोग्राम को चला सकते हो। तो देखो कंपाइलर क्या चेक करेगा, मैं आपको बताता हूँ। कंपाइलर ऐसे पकड़ेगा, जैसे इस लाइन में कोई गलती है या नहीं, देखो क्या करेगा? M1 मेथड कॉल हुआ, किस पे कॉल कर रहे हो? P पे। P कौन से टाइप का है? पेरेंट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा? पेरेंट क्लास में। क्या देखेगा? M1 मेथड है या नहीं। तो क्या पेरेंट क्लास में M1 मेथड है? यस। तो कंपाइलर बोलेगा मेरा काम खत्म हो गया, कोई गलती तुम नहीं कर रहे हो, यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड, अब आगे जा सकते हो। अब आगे जाओगे तो प्रोग्राम चला रहे हो, प्रोग्राम कौन चलाता है? JVM। तो JVM बोलेगा अच्छा कंपाइलर ने चेक कर ही लिया होगा कि पेरेंट क्लास में M1 है, तो मेरे को क्या करना है? खाली M1 को चलाना है। तो JVM इस M1 को चलाएगा, और M1 को चलाएगा तो आउटपुट क्या होगा? पेरेंट क्लास मेथड, राइट? तो व्हाट इज आउटपुट? पेरेंट क्लास मेथड। देखो आराम से एक पॉइंट ऑब्जर्व करना, क्योंकि बहुत सारे कोड्स अपन यहाँ से बनाने वाले हैं। लिटरली आज के सेशन के बाद यू कैन प्ले विद इनहेरिटेंस, जस्ट ऑब्जर्व द सीन। अब देखना आराम से, देखो यहाँ पे अब एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ। इस प्रोग्राम को अपन ने किस नाम से सेव किया है? test.java, राइट? तो कंपाइल करोगे तो कंपाइलर को क्या चाहिए? फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या अपना? test.java, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व द सीन, पहले अपन इसको कंपाइल करते हैं, और आपको ऑलरेडी चीजें पता है। जैसे मान लो मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, जावा सी test.java। अगर कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बात मैं आपको पहले चलो वापस से एक बार फील कर लो, ऑलरेडी एक पॉइंट पे बता चुका हूं प्रीवियस सेशन में, राइट? लेकिन एक बार मैं वापस आपको एक बार फील करवाता हूं। तो एक काम करते हैं, खाली ये सारा डिलीट कर देता हूं मैं, जो भी यहाँ पे पढ़ा है, राइट? ये सब जितनी भी पढ़ी ना चीजें, ये सारा मैं डिलीट कर देता हूं। आर यू श्योर टू डिलीट? यस, फाइन, ओके। यहाँ पे इवन सब कुछ आज जाने दो, फाइन, ओके। नाउ ये सब कुछ डिलीट हो गया यहाँ से। इवन यहाँ पे देखो ये, चलो टेस्ट 1 ये भी सब कर देना, राइट? कुछ भी नहीं चाहिए आपको, खाली फोल्डर रहने दो, बाकी सब हटा दो, सो दैट यू कैन विजुअलाइज कैसा हो रहा है नहीं, राइट? एनी वन ये बेटर, राइट? हटा इसको, ओके। अभी कुछ भी नहीं है, खाली एक फोल्डर है, राइट? 2 फोल्डर आपको दिख रहे हो और एक रिसाइकल बिन का लोगो दिख रहा होगा, बाकी कुछ भी नहीं है अपने स्क्रीन पे, राइट? नाउ एक काम करते हैं अपन, चलो इस वाले प्रोग्राम को सेव करते हैं अपन। इसको सेव करोगे, इसका नाम क्या है? test.java। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया होगा, एक बार जाके देखो, अभी test.java नाम से फाइल आ गई होगी डेस्कटॉप पे। यस, ये test.java। तो अभी 4 आइकन दिख रहे होंगे, 2 फोल्डर है, एक रिसाइकल बिन का लोगो, एक test.java फाइल है, राइट? अब देखना, अब अपन इस प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ, राइट, ऑटोमेटिक देखना पीछे की स्क्रीन पे 2 फाइल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, आपको पीछे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिख रही होगी, राइट? आप कंपाइल करो, अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ ना, ऑटोमेटिक 2 फाइल ऐड हो जाएगी, सक्सेसफुल, एंड यू कैन सी जैसे ही सक्सेसफुल होना है, टेस्ट के नीचे 2 चीजें आपको दिख रही होगी, राइट? सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली में जब भी प्रोग्राम का कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा, जितनी भी आपके प्रोग्राम में क्लास है,
उन सबकी क्या बनेगी डॉट क्लास फाइल। तो अभी इस प्रोग्राम में कितनी क्लास है, 2, एक पेरेंट और दूसरी चाइल्ड, तो 2 बनेगा पेरेंट डॉट क्लास चाइल्ड डॉट क्लास। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं राइट, लेकिन वापस बता रहा हूं मैं आपको, प्रॉपर फील करो आप। तो देखो ये बन गई ऑटोमेटिक पेरेंट डॉट क्लास चाइल्ड डॉट क्लास। किसने बनाई है, कंपाइलर ने राइट। अगर अपना कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है मतलब एक भी एरर नहीं आती, जो कि नहीं आई थी अपने राइट। ओके अब देखो कितनी डॉट क्लास फाइल कंपाइलर ने बनाई, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। आपको पता है प्रोग्राम चलाने में अपन क्या चलाते हैं, क्लास चलाते हैं। तो जावा और यहाँ पे क्या लिखना है, क्लास का नाम। तो अपने पास 2 क्लास है, कौन सी, पेरेंट और चाइल्ड। आप दोनों में से कुछ भी चला सकते हैं राइट। लेकिन चलानी कौन सी वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे आप दोनों में से मान लो आपने सबसे पहले क्या चलाया, पेरेंट, तो फ्लो देखते हैं जेवीएम क्या करता अपना। जेवीएम देखेगा अच्छा पेरेंट डॉट क्लास फाइल कहां पे, डेस्कटॉप पे जाके ढूंढेगा। क्या डेस्कटॉप पे जेवीएम को पेरेंट डॉट क्लास मिलेगी, यस, क्योंकि किसने बनाई है, कंपाइलर ने बनाई है। तो आपको पता है ये अब वो सारी चीजें रिलेट करता है अपन, वो कितनी इजीली रिलेट होती है। जैसे इसको चलाने लगेगा क्लास को, जेवीएम क्या लिखेगा, इस क्लास में मेन मेथड है या नहीं, क्योंकि आपको पता है जेवीएम क्या लिखता है, मेन मेथड। अभी अपन ने कल डिस्कस किया राइट। तो क्या पेरेंट क्लास के अंदर मेन मेथड है, एक बार जाके देखो, इज मेन मेथड अवेलेबल इन पेरेंट क्लास, नो। और अगर नहीं है तो जेवीएम क्या करेगा, एक्सेप्शन, कौन सा, मेन मेथड नहीं मिली मेरे को राइट, जो अपन अभी एक दिन पहले देख रहे। देखो आराम से सुनना, ये देखो ये बोल रहा वही जो अपने मेन मेथड में एरर देखी थी राइट। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास पेरेंट, पेरेंट क्लास में क्या नहीं मिली, मेन मेथड नहीं मिली राइट। तो नाउ चलानी कौन सी है, अब देखो आराम से देखना, जितनी क्लास होगी कंपाइल हुआ तो सबके लिए डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी राइट। तो पेरेंट डॉट क्लास फाइल में चाइल्ड डॉट क्लास फाइल बना, लेकिन चलाना उस क्लास को जिसमें क्या हो, मेन मेथड। तो अभी मेन मेथड कौन सी क्लास में, चाइल्ड क्लास में, इसलिए चलाऊंगा कौन सी, चाइल्ड क्लास राइट। तो नाउ जैसे मैं चलाऊंगा चाइल्ड क्लास, जावा चाइल्ड, तो अब देखना जावा चाइल्ड, तो प्रोसेस देखना। देखो पूरा एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जेवीएम ढूंढेगा चाइल्ड डॉट क्लास फाइल डेस्कटॉप पे अवेलेबल है या नहीं है, बिल्कुल है क्योंकि कंपाइलर ने बनाई है। अब है तो जेवीएम इसको चलाएगा और चलाते टाइम क्या लिखेगा, मेन मेथड। तो चाइल्ड क्लास में मेन मेथड है तो इसकी मेन मेथड चलने लग जाएगी, और इसकी मेन मेथड चलेगी तो बिहेवियर क्या होगा, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर ये M1 का लॉजिक अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट क्लास मेथड राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन क्या आउटपुट आता है। एंड यू कैन सी जो अपन ने ट्रेस किया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, पेरेंट क्लास मेथड। तो नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग किस तरीके से कंपाइलर काम करता है, जेवीएम का काम क्या है राइट। सो नाउ अब मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूं और आराम से जो फ्लो मैंने बताया है उस फ्लो के अकॉर्डिंग आप बताते जाना मेरे को। अभी अगेन मैं आपको एक बार फ्लो बताता हूं और इसके अकॉर्डिंग मेरे को बताना फिर आगे से आपके आउटपुट क्या आएगा राइट। जैसे अगेन मैं आपको एक बार फ्लो बता देता हूं। देखो चाइल्ड क्लास चलाओगे तो चाइल्ड क्लास का मेन चलेगा, मेन चलेगा तो इस लाइन पे क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद क्या कॉल कर रहे हो, M1। तो कंपाइलर पहले क्या चेक करेगा, M1 कौन से टाइप का है, P टाइप का। P सॉरी किस पे कॉल हो रहा है, M1 P पे। P कौन से टाइप का है, पेरेंट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास में M1 मेथड है तो कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं, वो कंपाइल कर देगा। और कंपाइल कर देगा तो अब जेवीएम आके इसको चला देगा और इसको चलाएगा तो आपको क्या आएगा, पेरेंट क्लास मेथड राइट। नाउ जस्ट आराम से, अगर आपको ये फॉलो हो रहा है आपसे, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए जनरेट करता हूं एंड गिव मी द आंसर। सिंपल, what will happen if I'm doing this p dot m2 means what is the output in this case। दोनों को सर्वो प्रिंट करते हैं, आराम से सोचना, go with the flow, tell me what will be the output in this particular scenario। नहीं सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाउ सबसे पहले कौन आएगा पिक्चर में, अगेन कंपाइलर राइट। तो एक बार फ्लो देखते हैं, क्योंकि ये फ्लो पता चल गया, हर एक प्रोग्राम आप ट्रेस कर सकते हो, तो इसका तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका फ्लो देखते हैं। M1 किस पे कॉल हुआ, P पे। P कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप का। कंपाइलर जाएगा पेरेंट क्लास में, M1 है तो इसमें तो इसकी वजह से कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी चेक करेगा कंपाइलर पहले। M2 किस पे कॉल हुआ, P पे। P कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप। कंपाइलर जाएगा पेरेंट क्लास में, M2 है, पेरेंट क्लास में M2 है नहीं, और अगर नहीं मिली तो इसका मतलब कंपाइलर को प्रॉब्लम है। इस लाइन पे, लाइन नंबर ये कौन सी आपकी 18, जहां पे आपने p डॉट m2 लिखा है, तो 100% इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे ना तो कंपाइलर आपको लाइन नंबर 18 पे क्या देगा, एरर देगा। और एरर भी आप बता सकते हो। कंपाइलर कौन सी मेथड को ढूंढ रहा है, M2। कौन सी क्लास में ढूंढने गया, पेरेंट क्लास में। मिली उसको नहीं, इस वजह से वो एरर दे रहा है। नाउ ऑब्जर्व हियर, एक बार चला के देखते हैं। इवन ये बोलेगा कैन नॉट फाइंड, जो मेरे को मिला नहीं राइट। एक बार जस्ट ऑब्जर्व,
कंपाइलेशन करने चलते अपन एंड यू विल सी द पिक्चर। कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्या ढूंढने गया था भाई तू? मेथड M2 को ढूंढने गया था मैं, राइट? कौन सी लोकेशन पे गया था तू? ये बोल रहा है क्योंकि P पे कॉल हुआ, P कौन से टाइप का है? पेरेंट। तो मैं कहां पे गया था? पेरेंट क्लास में, लेकिन मेरे को मिली नहीं वहां पे, राइट? एंड दैट्स व्हाई एरर। कौन सी लाइन? लाइन नंबर 18 जहां पे आपने p.m2 लिखा, राइट? सो इफ यू नो द फ्लो, एवरी टाइम आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कब कंपाइलर पिक्चर में आएगा और कब JVM पिक्चर में आएगा। सबसे पहले एक एक लाइन चेक होगा कि कहीं फ्लो में दिक्कत है। जब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कर देगा कहीं मेरे को दिक्कत नहीं है, तो फिर JVM इसको चलाना स्टार्ट करेगा, राइट? सो देयर इज अ सीन। तो इससे एक चीज प्रूव होती है एक्चुअल में, और वो क्या? देखो अगेन वापस बता रहा हूं मैं, M2 कॉल हुआ किस पे? P पे। P कौन से टाइप का? पेरेंट टाइप का। कंट्रोल कहां पे जाएगा? पेरेंट क्लास में। M2 है नहीं, क्योंकि M2 किस में प्रेजेंट है? चाइल्ड में। तो ध्यान रखना, चाइल्ड की चीजें किस में प्रेजेंट नहीं होती? पेरेंट पे नहीं होती। पेरेंट चाइल्ड का जब रिलेशन बनाते हैं ना, तो पेरेंट की सारी चीजें किस में प्रेजेंट होती है? चाइल्ड में। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, चाइल्ड की सारी चीजें किस में नहीं होती? पेरेंट पे नहीं होती, राइट? तो M2 ढूंढने कहां पे जाता है? ये पेरेंट पे, लेकिन M2 है कहां पे? चाइल्ड में। इसी वजह से एरर आई थी। अब आराम से देखना, इसका मतलब इस लाइन को मैं हाइड कर देता हूं, अदरवाइज कंपाइलर आगे बढ़ने नहीं देगा। तो मैं हाइड कर देता हूं। हाइड करनी हो जावा में किसी लाइन को, एक लाइन को तो आप ऐसा लगा सकते हो आगे। अभी लाइन नहीं चलेगी, खाली ऐसी है, लेकिन ये चलेगी नहीं, राइट? मतलब इसका कोई सेंस नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैंने इसको डिलीट नहीं किया क्योंकि कभी सेंस बने तो अपन इसको वापस ला सकते हैं। अगर आप चाहो तो हटा दो, इतना टाइम पास मत करो तो कोई इशू नहीं है, राइट? ऑब्जर्व द सीन, चलो हटा देते हैं अपन एक बार। नाउ अब एक काम करते हैं, सो लेट्स क्रिएट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। अभी अपन ने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था? पेरेंट का। अब एक काम करते हैं, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं? चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड कैसे करोगे? नाम भले P रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो नाम भी चेंज कर देते, क्या? C, एंड देन चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो क्या? न्यू चाइल्ड, राइट? ओके, या यू नो। नाउ ऑब्जर्व द सीन, C.M1 and then C.M2. Now I'm doing both the things, right? एक बार चलो फॉलो करते हैं, या उल्टा कर देते थोड़ा सा, पहले M2 कर दो फिर M1 कर दो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ। चेक द फ्लो, किसको दिक्कत है? कंपाइलर को दिक्कत है, JVM को दिक्कत है? देखते हैं क्या कॉल हो रहा है। M2 पहले कंपाइलर चेक करता है, किस पे? C पे। C कौन से टाइप का? चाइल्ड। कंपाइलर कहां पे जाएगा? चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में M2 है। तो इस लाइन पे कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं, लाइन नंबर 17 पे। चलते 18 पे। M1 कॉल हुआ किस पे? C पे। C कौन से टाइप का? चाइल्ड टाइप का। कंपाइलर जाएगा चाइल्ड क्लास में, देखेगा M1 है, चाइल्ड क्लास में M1 है। हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी हमेशा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है? चाइल्ड में। तो ये M1 यहाँ पे है और यहाँ पर भी है, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है? चाइल्ड में। अब इसका प्रूफ है, कंपाइलर एरर नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि ये M1 किसमें प्रेजेंट है? चाइल्ड में, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें होती है? चाइल्ड में। तो अब कोई चीज का प्रूफ है, तो कंपाइलर को एरर नहीं देगा, दोनों लाइन कंपाइलेशन फाइन। और जब कोई एरर नहीं देगा, कंपाइलेशन फाइन, तो प्रोग्राम चलने लगेगा। कौन चलाएगा? JVM। तो JVM क्या करेगा? अच्छा M2 मेथड कहां पे? M2 मेथड, M2 मेथड ये रहा, चलाओ। क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड क्लास मेथड। कौन सी लाइन की वजह से प्रिंट हो रहा है? ये लाइन नंबर 17। देन लाइन नंबर 18, M1 कॉल हुआ किस पे? C पे। C कौन से टाइप का? चाइल्ड। चाइल्ड क्लास में M1 है, हाँ यही वाली है, तो यही वाली चलेगी। क्या प्रिंट होगा? पेरेंट क्लास मेथड। सो व्हाट इज आउटपुट? देखो ऑब्जर्व करना, पहले चाइल्ड क्लास मेथड, उसके बाद क्या? पेरेंट क्लास मेथड। इस बार कोई एरर नहीं है, और इसके पीछे का रीजन ऑलरेडी आपको पता है। जस्ट ऑब्जर्व द सीन, कंपाइलेशन परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देन देखो चलाओ, जावा चाइल्ड, देखो जावा चाइल्ड, and now you can see child class method and parent class method, right? So now this is seen. तो एक्चुअल में अब ये चीज का प्रूफ है कि बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है? चाइल्ड में। सो आप चाइल्ड पे पेरेंट की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो, वो चलेगी, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है? चाइल्ड में। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं, चाइल्ड की प्रॉपर्टी किसमें नहीं होती? पेरेंट में, क्योंकि इसीलिए पहले वाले में क्या आई थी? एरर। और अब बिल्कुल ये सही है, राइट? तो दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन। इतना लगभग जो इनहेरिटेंस बोलता है कि मेरे को आता है, सबको पता होता है। अब मैं आपके लिए हाईएस्ट लेवल की एक चीज जनरेट कर रहा हूँ, और एक और चीज का मैं आपको आंसर करूंगा उसके हेल्प से। मीनवाइल यहाँ तक किसी को डाउट है, यू कैन लेट मी नो कि किस तरीके से फ्लो चल रहा है और राइट नाउ। अब देखो, सुनना आराम से, क्या बोल रहा हूँ मैं। अगला अभी तक देखो आपने इस तरीके से लिख रखा है, अब थोड़ा इसको फील करना, क्योंकि अब यहाँ पे अभी तक आपने ऐसा लिखा है। देखो पहले आपने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, कैसे बनाया था? पेरेंट P इक्वल टू न्यू पेरेंट, राइट? ओके। एंड फिर आपने चाइल्ड क्लास का बनाया तो कैसे बनाया? चाइल्ड, हाँ बोलो, C इक्वल टू न्यू चाइल्ड। अब देखो दो चीजें,
एक बार जब मैंने आपको बताया था रेफरेंस वेरिएबल के बारे में, राइट, अभी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था प्रिमिटिव एंड रेफरेंस वेरिएबल, और इवन मैंने आपको बताया था क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल कैसे याद रखना है। तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्चुअल में रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट नहीं होता, राइट। जैसे अगर इसको लिखना है तो आप कैसे करोगे, पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, पी इसको पॉइंट कर रहा है। सो रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। पी इज नॉट ए ऑब्जेक्ट, राइट, रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोला आगे चलकर मैं प्रूफ दूंगा आपको कि कितने अलग होते हैं, तो वो टाइम आ चुका है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में ये अगर आपको पता करना हो, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सबको पता है, राइट। लेकिन अब मैं दो चीजें बता रहा हूं। अगर इस लाइन में आपको पूछा जाए रेफरेंस वेरिएबल कौन है, पी, अगर आपको पूछा जाए रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, तो आप कहां पे देखोगे, इधर पी के साथ क्या लिखा हुआ है, पेरेंट। तो रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, पेरेंट टाइप का। अगर आपको पूछे इस लाइन में ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, तो आप देखोगे इधर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेरेंट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, पेरेंट। तो इस वाली लाइन में जो लाइन आपको दिख रही है, रेफरेंस वेरिएबल भी पेरेंट टाइप का है और ऑब्जेक्ट भी क्या है, पेरेंट टाइप का, राइट। अभी सेंस नहीं बन रहा होगा सर ये फालतू टाइम पास क्यों कर रहे हैं जब दोनों सेम ही है, मैं आपको बताऊं थोड़ी देर में। अभी जैसे इस लाइन में देखो, इस लाइन में रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। रेफरेंस वेरिएबल सी है, वो कौन से टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीजें क्योंकि हमेशा दोनों सेम नहीं होंगी। अब देखो मैं तीसरी चीज जनरेट करता हूं आपके लिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एट हाईएस्ट लेवल, जस्ट ऑब्जर्व द सीन। यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अब थोड़ा सा अलग मैं जनरेट कर रहा हूँ, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू एंड देन आई एम राइटिंग हियर चाइल्ड, राइट। नाउ पूरी तरीके से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब इस लाइन का सिनेरियो ये है कि रेफरेंस वेरिएबल कौन है, पी। रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, देखो इधर कौन से टाइप का है, पेरेंट। ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, चाइल्ड, राइट। बोथ आर चेंज। नाउ रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का, वो टाइप चेंज है, ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का, वो टाइप चेंज है, राइट। और ये लाइन अभी के लिए मैं आपको ऐसा बोलूंगा इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरा बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस लाइन पे डिपेंड करती है, और लगभग आप मान लो 100 लोग जहां पढ़ रहे तो 99 को उस पर कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, राइट। विल डिस्कस मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उसके बाद 1% कंफ्यूजन का कोई चांस रहेगा नहीं आपके लिए। नाउ ऑब्जर्व द सीन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है, रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है, पेरेंट का। और ये बिल्कुल सही है, ये लाइन में कोई एरर नहीं है, कोई सिंटैक्स वाइज ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर ये सिंटैक्स वाइज सही है तो अपन क्या बोल सकते हैं, पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट कर सकता है, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा और पी रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, राइट। अब थोड़ी प्रॉपर्टी जानने की ट्राई करते हैं, और अब मैं थोड़ा आपको बिल्कुल इनसाइड ले जाता हूँ जहां पे आप कंपाइलर पे रिसर्च कर सकते हो किस तरीके चलता है। देखो पेरेंट, फटाफट लिखना, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, हाँ रहने दो कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू चाइल्ड। अब ना आराम से सुनना मेरी बात, और यहाँ पे मेरे को आंसर करते जाना, p डॉट m1, I'm writing p डॉट m1, राइट, एंड देन आई एम राइटिंग p डॉट m2। चलो आप मेरे को बताओ, लाइन नंबर 16 बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया आपको पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, और अगर लाइन नंबर 16 सही है, आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। फॉलो फ्लो फॉलो करो फटाफट, आप जो अभी तक मैंने बोला वही फॉलो करो, क्योंकि नया क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे नहीं पूछता, अभी तक जो मैंने बताया वही फॉलो करो बस। क्या कंपाइलर को प्रॉब्लम है या नहीं, यस और नो, नो, तो इसका मतलब चलो अपन पेपर देखते हैं। यहाँ पे चलो लेट्स चेक इट आउट, ये लाइन सही है। अब यहाँ पे देखना m1 कॉल हुआ किस पे, p पे। p कौन से टाइप का है, पेरेंट टाइप का, राइट। p कौन से टाइप का है, पेरेंट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, पेरेंट क्लास में। क्या देखेगा, m1 मेथड है या नहीं है, क्या पेरेंट क्लास में m1 मेथड है, यस। इस लाइन पे कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है। अगला m2 कॉल हुआ किस पे, p पे। p कौन से टाइप का है, पेरेंट टाइप का। कंपाइलर जाएगा पेरेंट क्लास में। क्या m2 मेथड है पेरेंट क्लास में, नहीं है, तो 100% प्रॉब्लम है। कौन सी लाइन पे, 18 पे। 100% 18 पे क्या होने वाली है, एरर आएगी ऑब्वियसली। आप चला के देख लो, अभी थोड़ी देर पहले तो बात की अपन ने, वायर चेंजिंग खाली कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आपको इस तरीके की चीजें बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होने वाला, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट ऑब्जर्व अगेन, यू कैन ऑब्जर्व लाइन नंबर 18 क्या बोल रहा है, नहीं मिला, क्या नहीं मिला, m2 कहां पे जाके ढूंढा इसने, पेरेंट में। तो एक्चुअल में आराम से देखना, अगर इसने चाइल्ड में जाके ढूंढा होता तो मिल जाता, अगर इसने चाइल्ड में जाकर ढूंढा होता तो m2 मिल जाता, राइट।
लेकिन कंपाइलर हमेशा कहां पे जाके ढूंढेगा, पेरेंट में। तो एक चीज मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, कंपाइलर हमेशा किसको देखेगा, रेफरेंस वेरिएबल को। किसको नहीं देखेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, जेवीएम बनाता है, और जेवीएम कब आता है, कंपाइलर के बाद आता है, राइट। सो ऑब्जेक्ट कब बनेगा, कंपाइलर पूरा खत्म होने के बाद बनेगा। सो खाली आपने लाइन लिखी है, लेकिन ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना नहीं है अभी। ये कब बनेगा, जब प्रोग्राम चलेगा, और प्रोग्राम कब चलेगा जब कंपाइलर कंपाइल कर देगा, उसके बाद चलेगा, राइट। तो अभी तो कंपाइलर को पूछो ना कि किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उसको भी नहीं पता किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि बना ही नहीं एक्चुअली। एक कंपाइलर को एक चीज पता है, रेफरेंस वेरिएबल कब बनते हैं, कंपाइल टाइम पे। तो उसको पता है पी का वेरिएबल कौन सा है, पेरेंट टाइप का। तो इसको एक ही चीज पता तो जाएगा उसी का भी आपको, राइट। और उसमें कोई दिक्कत होगी तो क्या देगा, एरर देगा, राइट। तो अभी तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, चाइल्ड पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन इस पे किसको कॉल कर सकते हैं, M1 को कर सकते हो, M1 में कोई दिक्कत नहीं है। M1 किसकी मेथड है, पेरेंट की। तो पेरेंट की मेथड को तो कॉल कर सकते हो, लेकिन किसको नहीं कर सकते, चाइल्ड की मेथड को कॉल आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखेगा किसके भी आप पे, रेफरेंस वेरिएबल के भी आप पे। और एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पूरी जावा में हमेशा अगर कंपाइलर को पूछोगे कि चीज कौन से टाइप की है, तो वो किसको देखेगा, रेफरेंस वेरिएबल को। और अगर जेवीएम को पूछोगे ये चीज कौन से टाइप की, तो किसको देखेगा, ऑब्जेक्ट को, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है एक्चुअल में कंपाइलर और जेवीएम के बीच में। आगे चल के इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड रहने वाली है, लेकिन अभी आपको एक चीज का प्रूफ दे रहा हूं, सो दैट यू कैन फील द थिंग्स। आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है इसको, राइट। देन इसके अलावा चौथी चीज कौन सी हो सकती है, तीन चीजें अपन ने डिस्कस की, फोर्थ थिंग कौन सी हो सकती है, अगर मैं इसको ऐसा करूं तो, आप बोलो, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू पेरेंट, राइट। दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ये सिंटैक्स वाइज गलत है। चाइल्ड टाइप का रेफरेंस वेरिएबल किसको स्टोर नहीं कर सकता, पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता, राइट। आप ऑब्वियसली आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, उसके पीछे रीजन क्या है सर, आई शेयर, पूरा आगे चल के आपको पता चलेगा, अभी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा ये क्यों नहीं कर सकता, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ 100% ऐसा नहीं कर सकता, राइट। तो अगर आप गलती से ऐसा करने की ट्राई करोगे ना, जैसे मान लो आपने लिखा ही है, सपोज आई एम राइटिंग हियर चाइल्ड पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, मतलब रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, चाइल्ड टाइप का, और ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, पेरेंट टाइप का। तो लाइन नंबर 16 पे कंपाइलर एरर दे देगा, ये गलत है। देखो लाइन नंबर 16 पे गलत है, ये क्या बोल रहा है, पेरेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू चाइल्ड। मतलब सिंपल ये है कि चाइल्ड टाइप का रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट नहीं कर सकता, पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक आपके पास ही आंसर होगा, मेरे को देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इवन, बट अभी के लिए ऐसा नहीं करता, मैं आपको ये बता रहा हूं, राइट। नाउ इसका मतलब अभी देखो मैं आपको यहाँ पे पूरा आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं बताता हूँ, जस्ट आराम से देखना, मैं पूरा इस तरीके से लिख रहा हूँ एंड देन मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। जैसे जस्ट ऑब्जर्व करना आराम से आप, p डॉट m1 p डॉट m2 आप मेरे को बताना फटाफट से, राइट। नाउ सेकेंड थिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, चाइल्ड c इक्वल टू न्यू चाइल्ड, एंड देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ c डॉट m1 c डॉट m2, देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेरेंट p1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट, राइट। एंड देन मैं कॉल कर रहा हूँ p1 डॉट m1 p1 डॉट m2, तो कितने क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है ना ऑब्जेक्ट हियर। एंड देन मैं लिख रहा हूँ चाइल्ड c1 इक्वल टू न्यू पेरेंट। आप फटाफट से बताओ, देखो पूरा प्रोग्राम आपको एक स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बड़ा है, तो एक स्क्रीन पे फॉन्ट बहुत छोटे करने पड़ेंगे मेरे को। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको पता ऑलरेडी, राइट। पेरेंट क्लास में कौन सी मेथड है, m1, और चाइल्ड क्लास में कौन सी मेथड है, m2, आप यही समझ लो, राइट। तो फटाफट इसके भी यहाँ पे मेरे को बताओ, इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, हो जाएगा ना, m1 कॉल हुआ किस पे, p पे, p कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप का, कंट्रोल पेरेंट क्लास में, हो जाएगा, राइट। तो दिस इज फाइन, दिस वन एरर आएगा, राइट, क्योंकि अगेन m2 किस टाइप का, m2 किस पे कॉल हो रहा, p पे, p कौन से टाइप का, पेरेंट, कंट्रोल कहां पे जाएगा, पेरेंट क्लास में, m2 है नहीं, और नहीं है तो एरर, राइट। नाउ गो विद दिस वन, m1 किस पे कॉल हुआ, c पे, c कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का, कंट्रोल जाएगा चाइल्ड क्लास में, है m1 चाइल्ड में, यस, पेरेंट की प्रॉपर्टी किस में अवेलेबल होती है, चाइल्ड में, m1 है तो दिस इज फाइन। m2 कॉल हुआ किस पे, c पे, c कौन से टाइप का, चाइल्ड टाइप का, कंट्रोल जाएगा चाइल्ड क्लास में, m2 है, यस है, बिल्कुल सही है। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, नाउ m1 कॉल हुआ किस पे, p1 पे, p1 कौन से टाइप का, पेरेंट, कंट्रोल कहां पे जाएगा, पेरेंट क्लास में, m1 है, यस पेरेंट क्लास में m1 है, दिस इज फाइन। m2 कॉल हुआ किस पे, p1 पे,
कंट्रोल P1 कौन से टाइप का, पेरेंट टाइप का, कंट्रोल जाएगा पेरेंट क्लास में, M2 है पेरेंट क्लास में नहीं, देयर इज एरर, राइट। दिस वन ये तो वैसे सिंटैक्स वाइज गलत है, इसी वजह से एरर है, राइट। नाउ ये पूरा कंक्लूजन, अब देखो इसके भी आपको कितना कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं। पहला पढ़ते हैं, पहले वाले को देखो, पढ़ने का तरीका बताता हूं। पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है, लेकिन उस रेफरेंस वेरिएबल पे अपन ओनली पेरेंट की मेथड को कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड की मेथड को क्या नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड की मेथड बाय डिफॉल्ट पेरेंट पे अवेलेबल नहीं होती है। पहला पॉइंट, राइट। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट हियर चाइल्ड टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है, और उस रेफरेंस वेरिएबल पे अपन पेरेंट और चाइल्ड दोनों की मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में अवेलेबल होती है। सेकंड चीज का प्रूफ, सेकंड चीज इस तरह की चल रही है। तो थर्ड वन पे आओ, पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, लेकिन उस रेफरेंस वेरिएबल पे ओनली पेरेंट की मेथड को कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड की मेथड को कॉल नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, चाइल्ड टाइप का रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता या पॉइंट नहीं कर सकता, राइट। दिस द कंक्लूजन्स। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको जनरेट करना चाह रहा हूँ। एक बार आप इसको देखो, दो चीजें यहाँ पे है, आप दोनों को देखो, इस वाले को देखो, ये जो तीन चीजें अपन ने यहाँ पे लिखी है, और इस वाले को देखो जो तीन चीजें अपन ने यहाँ पे लिखी है, एंड यू विल फील कि दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। खाली फर्क क्या है, पहले वाले में पेरेंट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल है, पेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट है, और तीसरा वाला मतलब जो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, इस वाले में पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल और चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट है। लेकिन कॉल यहाँ पर भी ओनली किसको कर सकते हैं, पेरेंट वाली मेथड को, किसको नहीं कर सकते, चाइल्ड को नहीं कर सकते। यहाँ पर भी ओनली पेरेंट वाली को कर सकते, किसको नहीं कर सकते, चाइल्ड को नहीं कर सकते। तो सवाल दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं तो फालतू में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज बनाने की जरूरत क्या है कि पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, राइट। ऑब्वियसली इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो फायदा मिल रहा होगा। अभी तक तो अपने को देख के क्या लग रहा है कि दोनों सेम ही तरीके से काम कर रहे हैं, बट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो ये वाला लिखा हुआ है अभी के लिए ऐसा ही मानो कि दोनों सेम तरीके चल रहे हैं, बट देखिए ह्यूज बेनिफिट और जो अपन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं अभी के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चैप्टर का, दैट इज ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, राइट। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपको बताया था इंस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस, राइट। वो एक क्वेश्चन आपका इंटरव्यू खत्म कर सकता है, लिटरली एक क्वेश्चन आपका इंटरव्यू खत्म कर सकता है, जिस तरीके से मैं आपको आंसर देना बताऊंगा, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। और पूरे उसमें आपको एक ही चीज फील होगी, क्या अगर ये नहीं होता ना तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दो चीज नहीं होती, एक ही होती। इन दोनों को अलग अलग करने वाला एक ही सिनेरियो, कौन सा, रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग होगा तो हमेशा अपने को सोचना पड़ेगा कि ओवरलोडिंग हो रही है, ओवरराइडिंग हो रही है। अगर दोनों सेम होगा तो ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं। सो वी विल डिस्कस कितना बेनिफिट है मैं आपको वहां पे बताऊंगा, बट या अभी के लिए आपको सेम लग सकता है, बट ये मेक श्योर ये तीसरे वाले का अगेन बहुत बेनिफिट और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आपके लिए वो नहीं होगा। आप जस्ट इस फ्लो को फॉलो करना, जस्ट राइट इट डाउन, की पॉइंट लिख लो फटाफट से, उसके बाद अपन आगे चलते हैं और चीजें डिस्कस करते हैं फास्ट में। तो एक पॉइंट लिखिए फटाफट, हेडिंग डाले ईजे रिलेशनशिप, हेडिंग डाले ईजे रिलेशनशिप, मैं लिखा आपको इज ए रिलेशनशिप, राइट। या इससे फटाफट लिखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेंस। सेकेंड पॉइंट लिखिए, second point, the main advantage of EJ relationship, the main advantage of EJ relationship is reusability. The main advantage of EJ relationship is reusability. The main advantage of EJ relationship is reusability, right. Number third, we can implement EJ relationship. We can implement EJ relationship by using extends keyword. By using extends keyword, we can implement EJ relationship by using extends keyword. By using extends keyword, right? Okay. Now then, एक और point देखो and keep it most important, right. Main purpose of
main purpose of creating child class, main purpose of creating child class, main purpose of creating child class is to extend functionality, is to extend functionality of parent class, is to extend functionality of parent class with some more functionality, is to extend functionality of parent class with some more functionality. Main purpose of creating child class is to extend functionality of parent class with some more functionality, right? Okay. Now next then you can directly write on this thing. आप example लिखिए पहले ये वाला और उसके बाद बना के डिस्कस करते रहेंगे. Just write it down. अब लिखिए लाइन को लिखिए. पहले आपको 3-4 मिनट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी आप खुद से फील करें. लेकिन टाइम को लिखते जाए, फील करें. कहीं भी आपको लगता है प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो लैंग्वेज हो, क्योंकि अगर आपको ये फ्लो समझ में आया तो ना केवल इनहेरिटेंस बल्कि जावा में आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. Just write it down. कहीं भी इशू लगता है आपको रख लो. राइट एंड देन खुद से लिख लीजिए फटाफट से हर एक लाइन का आगे वेदर वो चलेगी या नहीं, मतलब वेदर को कंपाइल हो गया नहीं, यू नो. फाइन. ओके. सो यू नो, अगर लिखना यहाँ से भी लिख सकते हो आप, बाकी आपको पता ही है. Yes, right. Okay, now ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद आप एक पॉइंट लिखिए. इस वाली लाइन को एक बार आप वापस से लिखिए. ये लिखने के बाद इस वाली लाइन को खाली अलग से पेरेंट P1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, इस वाली लाइन को अलग से लिखिए. पेरेंट P1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड,
राइट एंड इसके नीचे आप अभी एरो करके लिखना, इधर वाली साइड में आप एरो करके लिखना, इधर वाली साइड में पेरेंट टाइप रेफरेंस वेरिएबल लिखना, पेरेंट टाइप रेफरेंस वेरिएबल, पेरेंट टाइप रेफरेंस वेरिएबल। और बाकी इधर वाली चाइल्ड एरो, इधर वाली साइड पे एरो करके लिखना, इक्वल टू इधर वाली साइड पे चाइल्ड टाइप ऑब्जेक्ट, राइट। सो मेक श्योर, मैंने उस दिन बोला था, मैं आपको दे रहा हूं, रेफरेंस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट आर सेपरेट थिंग, दोनों सेम नहीं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट सेम टाइप के ही होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, राइट। और इससे बहुत बड़ा सिनेरियो जनरेट होगा। ओके, नाउ यहां तक क्लियर है आपको। अब अपन एक चीज पे चलते हैं, जो अपन ने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बोले थे, वो 3 पॉइंट ये थे कि इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, दूसरा इस पे आते हैं व्हाट इज द रीयूजेबिलिटी, राइट। और ये मेन एडवांटेज रीयूजेबिलिटी क्यों होता है, इतना बड़ा ये फैक्टर क्यों होता है, राइट। इस पे आते हैं अपन, तो मैं थोड़ा आपको फील करवाता हूं, सो दैट यू विल रियलाइज कि इनहेरिटेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है और इससे आपको कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है अगर इसके बिना काम करोगे, इसके साथ काम करोगे। चलो मैं थोड़ा आपको रिलेट करता हूं, यू विल फील बेटर। जस्ट एक काम करते हैं, एक पार्टीशन कर लेते हैं अपन इस स्क्रीन का, राइट। एक पार्टीशन करता हूं मैं, और इस पार्टीशन के इधर अपन देखते हैं कि एक पर्सन कोड लिख रहा है जिसको कोई नॉलेज नहीं इनहेरिटेंस का, उसको पता ही नहीं कि इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज होती है, राइट। और इधर की साइड में एक पर्सन कोड लिखेगा जिसको नॉलेज है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, राइट। तो विद इनहेरिटेंस और विदाउट इनहेरिटेंस मैं दो सिनेरियो जनरेट कर रहा हूं, एंड यू आप खुद से बताने वाले हो कि एक्चुअल में क्या एडवांटेज है दूसरी प्रोसेस का, राइट। जैसे सपोज करो, आपका एग्जांपल लो कि आप मान लो किसी रियल टाइम इंडस्ट्री में गए और आपको कोई आइडिया नहीं कि इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज होती है, राइट। आपको आइडिया नहीं इसका कितना बड़ा यूज होता है और आपको एक प्रोजेक्ट मिला और आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सपोज तो प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग मिला, मैं एक मोस्ट कॉमन चीज लेता हूं जिसका आपको आइडिया होगा, राइट। लेट्स से सपोज लोन का एक प्रोजेक्ट मिला आपको, राइट। किसी बैंक का आप काम कर रहे हो, बैंक का प्रोजेक्ट क्या है, लोन के रिगार्डिंग, राइट। तो लोन के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे अलग अलग लोन हो सकते हैं, राइट। जैसे कितने तरीके के लोन आते हैं, दो तीन तरीके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लोन में एक लोन आता है कौन सा, एजुकेशन लोन, सबसे पहले बात करें ई लोन लिखता हूं मैं इसको। एक लोन आता है ऑब्वियसली व्हीकल परचेज करता है, उस पर लोन ले सकते हो, राइट। एक मान लो आप होम लोन ले सकते हो, राइट। घर परचेज कर रहे हो, दो दिन आपको नाम पे पता होंगे, मैंने वही लिखे, राइट। तो एक काम करते हैं, सपोज आप लोन का प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और तीन तरीके के लोन को आपको रिप्रेजेंट करना है। इसको एक एजुकेशन लोन, एक व्हीकल लोन और एक होम लोन, राइट। ताकि बैंक की साइड पे तीनों तरीके के लोन चल सके, राइट। तो सपोज एक काम करते हैं, तीनों अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, एक क्लास बनाई अपन ने, किसके रिगार्डिंग, एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग। इसमें अपन सारा काम कौन सा करेंगे, जो एजुकेशन लोन का होगा। तो ऑब्वियसली हर काम के लिए अपन क्या करते हैं, मेथड लिखते हैं। तो लोन में बहुत सारे काम होते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, राइट, वैलिडिटी कितनी होगी, मल्टीपल थिंग्स। तो सपोज करो कितने काम है, लेट्स से सपोज 500 काम है, तो मैंने इसके अंदर कितनी मेथड लिखी, 500 मेथड। ये बात जस्ट इमेजिन करना, इन वापस प्रैक्टिकली भी अपन करने वाला सब कुछ, राइट। देन सेकंड थिंग, एक और आप कर रहे हो, लेट्स एक और क्लास लिखा आपने किसके रिगार्डिंग, सेकंड वन कौन सा, व्हीकल लोन। तो व्हीकल लोन प्रोजेक्ट एक ही चल रहा है, अलग अलग के लिए आप अलग अलग क्लास लिख रहे हो। और ऐसे इसमें भी आपको कितना काम था, लेट्स सपोज इसमें आपको 600 काम थे, तो आपने कितनी मेथड लिखी, 600 मेथड, राइट। एंड देन एक और क्लास आप बना रहे हो यहाँ पे, लेट्स से किसके रिगार्डिंग, होम लोन के रिगार्डिंग। एंड देन सपोज करो इसमें आपको कितने काम थे, लेट्स सपोज 400 काम थे और आपने इसके अंदर कितनी मेथड लिखी, 400 मेथड, राइट। एक बार और आपका ये पूरा प्रोजेक्ट बन गया, राइट। तो अगर इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बात करूं, तो सपोज दो तीन चीजें अपन यहाँ पे रिसर्च करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की अपन बात करेंगे, टोटल कितनी मेथड है, तीनों को मिला पूरे प्रोजेक्ट में कितनी मेथड है, 500 इसकी, 400 इसकी, 600 इसकी, कितनी, 1500 मेथड है, राइट। एंड सपोज फॉर एन एग्जांपल, एक मेथड को लिखने के लिए कितनी लाइन का कोड है, सपोज एक मेथड का एग्जांपल मानते हैं, कितनी लाइन कोड है, 100 लाइन का। तो टोटल इस प्रोजेक्ट में लाइन ऑफ कोड कितना है, 1500 मेथड है, एक मेथड का 100 लाइन का कोड है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, ये 1,50,000, राइट। 1,50,000 लाइन का आपका कोड है और इसमें आपने ये प्रोजेक्ट पूरा बना लिया, राइट। अब ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, तो वो डायरेक्ट वेरीफाई नहीं होने वाला, मतलब डायरेक्ट लाइव नहीं जाने वाला, पहले आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, किससे, सीनियर मैनेजर से, राइट। तो आप सीनियर मैनेजर के पास जाओगे, किसको वेरीफाई करोगे, तो सीनियर मैनेजर आपको अगर ये कोड दिखेगा ना, तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछने वाला है
क्या आपको नॉलेज है इनहेरिटेंस क्या होता है? तो ऑब्वियसली आपको नहीं था, इसलिए आपने ऐसा किया। आप बोलोगे नहीं मेरे को नहीं पता इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने तो कभी यूज नहीं किया। तो एक्चुअली वो क्या बोलेगा, अगर आपको ये पता होता ना कि इनहेरिटेंस क्या है, तो जो आपने 1.5 लाख लाइन का कोड लिखा है ना, ये बहुत कम में हो जाएगा। नाउ ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज है कि मेरा लाइन ऑफ कोड इतना कम हो जाएगा। वो बोल रहा है 1.5 लाख का कोड है ना, 1 लाख से भी कम में हो जाएगा अगर तुम्हें इनहेरिटेंस के बारे में पता हो। तो ऑब्वियसली अब मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि ऐसा क्या इनहेरिटेंस की 1.5 लाख के कोड को कितना कर देगा 1 लाख लाइन पर, राइट? नाउ जो तुम उससे पूछूंगा ऐसा क्या इनहेरिटेंस, मेरे को आइडिया नहीं ऐसा क्या इनहेरिटेंस, तो वो क्या बताएगा, अच्छा तो काम कर मेरे को बात बता पूरा प्रोजेक्ट किसका है, मैं बोलूंगा लोन का, राइट? तो मेरे से पूछेगा अच्छा लोन का प्रोजेक्ट और तो 3 लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका? एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन और होम लोन। तो तीनों लोन से रिलेटेड है और तीनों में तुमने मेथड लिख रखी है, तो कुछ तो ऐसा काम होगा जो सब में कॉमन हो, राइट? तीनों में कुछ तो ऐसा काम होगा जो कॉमन है, जैसे लेट्स से लोन के टर्म्स एंड कंडीशन सेम हो सकती है कुछ भी। तो सबसे पहले उसने पूछा मेरे से अच्छा तीनों में कुछ ऐसा काम है जो कॉमन है, तो मैंने बोला हाँ कॉमन है, कितना? तो बोलूंगा 300 मेथड तीनों में कॉमन है, मतलब वही 300 मेथड यहाँ पे, वही 300 मेथड यहाँ पे, वही 300 मेथड यहाँ पे, मतलब 300 काम कॉमन है तीनों में, राइट? तो वो क्या करेगा सीनियर मैनेजर, सबसे पहले वो क्लास लिखेगा, क्लास नाम क्या, लोन, और कितनी कॉमन मेथड सब में आ रही है 300, तो उस 300 मेथड को इसमें लिखेगा, राइट? जस्ट आराम से लिखना 300 मेथड को उसने लिखा यहाँ पे। अब वो बोलेगा अब ला तेरा एजुकेशन लोन, अब ई लोन, और इसको क्या करेगा पेरेंट बना देगा, राइट? तो इसको पेरेंट बनाते हैं अपन, तो इसको पेरेंट बनाएगा मतलब वही एक्सटेंड क्या लोन, ओके। नाउ अब देखो 300 मेथड तो कहां से आ जाएगी, यहां से, क्योंकि कॉमन थी। तो बच्ची कितनी इसके पास, इसकी खुद की कितनी है, टोटल कितनी थी 500, 500 में से 300 कॉमन है जो यहां से आ जाएगी, तो बच्ची कितनी 200, तो 200 इसमें लिख देंगे, राइट? नाउ सेकंड एक और लाओ, कौन सा, लेट्स से व्हीकल लोन, वी लोन, और वही एक्सटेंड किसको, लोन। देखो बहुत सारे आंसर मिलने वाला आपको जिसको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा आपको एक्चुअल में, राइट? ऑब्जेक्ट हियर, तो व्हीकल लोन में कितनी मेथड है 600, 300 तो यहां से आ जाएगी जो कॉमन थी, बच्ची कितनी 300, तो यहाँ पे वो लिखेगा 300, राइट? नाउ और कौन सा, एक और कौन सा, लेट्स से होम लोन, राइट? होम लोन अगेन यहाँ पर भी क्या करो एक्सटेंड लोन जो भी है, राइट? देखो होम लोन में कितनी मेथड थी 400, 300 तो यहां से आ जाएगी, बच्ची कितनी इसकी 100 यहाँ पे हो गया काम, यस। एक बार जो सेकंड अप्रोच है, यहाँ पे देखो तो टोटल कितनी मेथड लिखी अपन ने कोड करने के लिए, तो एक बार देखते हैं टोटल कितनी मेथड लिखी अपन ने, 300, 200, 500, 500, 300, 800, 800 और 100 कितना 900, राइट? 900, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट 900 मेथड, और एक मेथड का कोड कितना लाइन का था 100 लाइन का, तो 900 into 100 करूंगा तो कितना हो गया 90,000, ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ कोड कितना 90,000, कितना 1,50,000, कितना डिफरेंस है 60,000 लाइन का डिफरेंस, राइट? नाउ इमेजिन विद इनहेरिटेंस और विदाउट इनहेरिटेंस कितना बड़ा फर्क पड़ा है। अब रीयूजेबिलिटी कहां से आया सर वो बताओ आपको, राइट? तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो 300 मेथड आपको दिख रहा है, इसको आपने कितनी बार लिखा, एक बार, इसका कोड कितनी बार लिखा आपने, एक बार, और आप कितनी जगह यूज कर सकते हो, यहाँ पर भी यूज हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, चाइल्ड में, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। लिखा कितनी बार, एक बार, यूज कितनी बार कर रहे हो 3 बार, किसी चीज को एक बार लिखना, मल्टीपल बार यूज करना, उसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, राइट? बार बार यूज कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो उसको, राइट? सो ये देखो इनहेरिटेंस की हेल्प से आपको क्या मिल रहा है, रीयूजेबिलिटी मिल रहा है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेज। और रीयूजेबिलिटी की वजह से क्या होता है, लाइन ऑफ कोड कम होता है, और लाइन ऑफ कोड कम होगा तो क्या बढ़ेगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी, आपको पता है, राइट? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जब भी लाइन ऑफ कोड कम होगा रीडेबिलिटी सीधे एसोसिएटेड है किससे, लाइन ऑफ कोड से, तो लाइन ऑफ कोड कम हो रीडेबिलिटी इंप्रूव। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, रीयूजेबिलिटी, और रीयूजेबिलिटी की वजह से एक और एडवांटेज मिलेगा, कौन सा, रीडेबिलिटी का आपको, राइट? बट अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये डायग्राम हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे देगा, और हर एक टॉपिक में मैं ऐसे ही कर रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, इनहेरिटेंस में क्या होता है, 2 क्लास होती है, एक पेरेंट होता है, दूसरी कौन सी, चाइल्ड। तो कुछ चीजें अपन पेरेंट में रखेंगे और कुछ चीजें अपन किसमें रखेंगे, चाइल्ड में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पेरेंट में कौन सी चीज रखनी चाहिए और चाइल्ड में कौन सी चीज रखनी चाहिए, फटाफट से डायग्राम देख के बताओ। देखो यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन सी है, लोन क्लास, लोन क्लास में अपन ने कौन सी चीज रखी, जो सब में कॉमन है, तो जो कॉमन चीज होती है उसको अपन किसमें रखते हैं, पेरेंट क्लास में। और ये रहा चाइल्ड क्लास, जैसे इसमें अपन ने कौन सी चीज रखी है, 200 मेथड जो ओनली इसी के काम में आ रही है और किसी के नहीं। तो एक्चुअल में चाइल्ड क्लास में कौन सी मेथड रखते हैं, जो स्पेसिफिक होती है, खाली उसी के काम में आ रही है और किसी के काम में नहीं होती, राइट? तो हमेशा
अब आज की बात, कभी भी अगर किसी रिगार्डिंग कोड लिखो, भले वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, जावा की बात नहीं कर रहा भाई, और पाइथन में कर लो, किसी में भी कर लो, राइट, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, तो ऑब्वियसली वो कुछ सपोर्ट करेगी, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगी, और अगर वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रही है तो सबसे पहला दिमाग अपने को लगाना, जो कॉमन है उसको अलग से एक पेरेंट पे लिखो, और जो स्पेसिफिक है उसको चाइल्ड पे लिखो, जिससे आपका रीयूजेबिलिटी आपको मिलेगी, लाइन ऑफ कोड कम होगा, रीडेबिलिटी ऑटोमेटिक होने वाली है, इंप्रूव होने वाली है। तो यहाँ से आपके पास इन चीजों का आंसर है, पेरेंट में क्या लिखना चाहिए, चाइल्ड में क्या लिखना चाहिए, और इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या पूछा, राइट। तो एक पॉइंट डेवलप फटाफट से, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पहले एक पॉइंट लिखो, तो याद मत करो चीजों को। अब कभी भी आपसे पूछे इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग क्या बेनिफिट है, राइट, अगर पेरेंट में क्या लिखना चाहिए, चाइल्ड में क्या लिखना चाहिए, दिमाग में सारे एग्जांपल लाओ ये वाला। बिना इनहेरिटेंस के मैं काम कर रहा था, मैं इनहेरिटेंस से काम कर रहा था, ऑटोमेटिक सारा आंसर आपके पास होंगे, राइट। नाउ जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, the main advantage of inheritance is reusability. The main advantage of inheritance is reusability. It means we can use, it means we can use same thing, it means we can use same code multiple number of times. It means we can use same code multiple number of times. The main advantage of inheritance is reusability. It means we can use same code multiple number of times. Multiple number of times. Right? Now, next line में लिखना, due to reusability, line of code, line of code will be reduced. Line of code will be reduced. Line of code will be reduced, and due to this, readability will be improved. And due to this, readability will be improved. Readability will be improved. Due to this, readability will be improved. Right? So due to usability, line of code will be reduced, and due to this, readability will be improved. Now, next point देखो. Next point देखो. The most common methods which are applicable, the most common methods which are applicable for multiple classes, the most common methods which are applicable for multiple classes, the most common methods which are applicable for multiple classes, the most common methods which are applicable to multiple classes should be defined inside parent class. The most common methods which are applicable for multiple classes should be defined inside parent class. Then लिखो, the specific methods which are applicable, for only one particular class, should be defined inside child class. Right? The specific methods which are applicable for only one particular class should be defined inside child class. Right? Okay. So now advantage क्या होता है, reusability क्या होता है? I think आपके पास ये सारी information है. Child में क्या लिखना चाहिए, parent में क्या लिखना चाहिए, right? मैं आपको बोलूंगा कि एक आधे मिनट में आप अपने हिसाब से रफली इस डायग्राम को बना दे, सो दैट जब भी इनहेरिटेंस की बात आती है आप खाली दिमाग में डायग्राम लाए, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा, और जितना भी अभी अपन ने लिखा है एक भी चीज आपको याद करने की रिक्वायरमेंट होगी. मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, हमेशा दिमाग इस तरफ लगाए कि याद कम से कम करना पड़े, क्योंकि जितना याद करोगे
दिक्कत में रहोगे थोड़े दिनों के बाद। अभी तो अच्छा लगेगा क्योंकि आपको याद होता रहेगा, लेकिन 5 दिन 4 दिन बाद अभी वापस से उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको बोलते रिवीजन, और वो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में रहोगे। लेकिन अगर आप याद करोगे ही नहीं तो रिवीजन करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे सिंपल। सो ऑलवेज हर एक चीज को रिलेट करें एग्जांपल से, उसको फील करें। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो दिमाग में आंसर नहीं आना चाहिए, दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए। राइट, तो अपने हिसाब से इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बना सकते हो, सो दैट कोई जरूरी नहीं मेथड इतनी रखो, कुछ भी रख लो, खाली तो फर्क दिखना चाहिए। यहाँ पे 900 में काम हो रहा है, 1500 मेथड में काम हो रहा है, राइट। फाइन, ओके। नाउ बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिससे आपका क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, राइट। तो एक एक इनहेरिटेंस अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन आगे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फ्लो बताया वो आप ध्यान में रखें, राइट। सो आई थिंक टाइम की लिमिटेशन है अपने पास, सो रोकना चाहूंगा मैं सेशन को यहाँ पे। मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में और आगे की चीजें डिस्कस करेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, अदरवाइज अपनी जर्नी यही तक थी। सो दैट्स द थिंग गाइस, मिलते अपन, मैं विश करूंगा कि सबके सब मिले। सो दैट्स द थिंग, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट हो तो आप रेज कर सकते हो, अदरवाइज दैट्स ऑल।